बट अगर इंजन ही रिलायबल नहीं रहा तो फिर आप क्या करोगे। एक 87 रुपीज़ की चीज़ के लिए मुझे 2 महीने रुकना पड़ा। ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलते हैं। पीछे पैनल गैप्स आपको 100% दिखने ही दिखने वाले हैं। डिकैल भी अच्छा नहीं है, डिकैल भी यहाँ पे बबल होने लग गया था। जो क्वालिटी है MRF की वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ अथर्व और मैं आपको आज मेरी जो एक्सट्रीम 250R है उसका ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए गाड़ी में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हीरो आपको क्या क्या गाड़ी में प्रोवाइड कर रहा है या कुछ नहीं। वो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं आपको इस डिटेल वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो या गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखे सिवाय या देखे बगैर गाड़ी मत लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जो ये गाड़ी आपको दे रही है, जो हीरो आपको दे रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ओवरव्यू दे दूंगा मैं गाड़ी का, गाड़ी के साथ आपको क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहला जो गाड़ी का प्लस पॉइंट है वो है गाड़ी का लुक। इस सेगमेंट में इस जैसा लुक कोई नहीं गाड़ी देती है, कोई भी गाड़ी ऐसा लुक नहीं देती है। इसका जो एग्रेशन है हेडलाइट का, इसका जो टैंक यानी जो वाटर टैंक है या फिर कूलेंट टैंक है, उसका जो बल्क है उसकी वजह से जो लुक आ रहा है, या फिर जो कर्व आया है और टैंक की हाइट आई है उसकी वजह से लुक आ रहा है। और बड़ी गाड़ी है, इस सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो ओवरऑल बिल्ड है गाड़ी का, आपको कलर्स 3 मिल जाएंगे। ब्लैक, उनका जो ग्रीन है और रेड है, ये पर्ल ब्लैक है जिसको हीरो कहता है स्टेल्थ ब्लैक। 250cc की ब्रांडिंग आपको कहीं पे नहीं दिखेगी। ये ब्रांडिंग रेयरली गाड़ी पे दिख जाती है, हिडन ब्रांडिंग जैसी है। और अगर इसके ऊपर कीचड़ वगैरह उड़ जाए तो ये दिखती नहीं है। दूसरी चीज़, लुक्स कहे तो इंजन 250cc लगता नहीं है, बड़ा इंजन लगता है। इसकी वजह से गाड़ी हायर सीसी लगती है 250 से भी। और फिर आते हैं इंजन के ऊपर। इंजन है लिक्विड कूल्ड इंजन और स्क्वायर इंजन है, DOHC है। और फिर इंजन प्रोड्यूस करता है 30 bhp और 25 Nm ऑफ टॉर्क, जो एग्जैक्टली सेम है KTM 250 से। और फिर गाड़ी के अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो आपको दोनों टायर्स MRF के मिल जाएंगे। आगे का जो है, आगे का है 110 70 17 इंचेस टायर। पीछे के जो टायर्स है वो है 150 60 17 के टायर्स। यानी आपको पीछे अच्छे टायर्स मिल जाते हैं, पीछे आपको अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा टायर्स के लिए। दोस्तों, मैंने टायर के बारे में तो बता दिया आपको। टायर का जो ग्राउंड मिलता है, आपको जो सरफेस मिलता है वो अच्छा मिल जाता है। बट टायर की जो क्वालिटी है MRF की वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मेरे एक साथ इसमें 5 पंचर निकले। हालांकि मेरा जो टायर प्रेशर था वो एकदम सही था। आगे का टायर भी बहुत ही ज़्यादा आपको ये मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी ऑलमोस्ट मैंने 5,500 गाड़ी चलाई है और मेरा 3 लेवल तक, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थ्री लेवल तक टायर वेयर हो गया है। सो टायर भी आपको अच्छी ग्रिप नहीं देते और टायर बहुत बार मैं स्किड होते होते बचा हूँ टायर की वजह से, क्योंकि गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है और बस ABS, आगे पीछे ABS मिल जाता है आपको। और फिर आपको पीछे टेल टाइडी नहीं मिलती है, जो ओपन लुक है उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर बात करेंगे हम लोग इस गाड़ी की, जो बिल्ड के बाद में इंजन हो गया। इंजन होने के बाद में हम बात करेंगे इसका जो डिस्प्ले है। डिस्प्ले आपको LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि मुझे डिसअपॉइंटेड लगता था पहले भी, पर मैंने जब गाड़ी चला के देखी तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने डिस्प्ले को इग्नोर कर दिया। LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। सबसे पहले सेक्शन आपको यहाँ पे ओडोमीटर मिल जाएगा, फिर ट्रिप A ट्रिप B, फिर आपको रियल टाइम माइलेज और फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है रेंज के साथ। और फिर नीचे सर्विस ड्यू और वो सब बताता है। ABS मोड 2 मिल जाएंगे आपको, रोड मोड और फिर ट्रैक मोड। ट्रैक मोड में ABS बंद हो जाएगा। अपीयरेंस यानी ये जो हेडलाइट आपको मिलती है, हेडलाइट आपको मिलती है ऑटो सेंसिंग हेडलाइट, यानी कि सराउंडिंग लाइट कम हो जाने पे वो ऑटोमेटिकली चालू होने वाली है। आप उसको सेटिंग्स में से कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपीयरेंस आया है, अपीयरेंस में आप जाके उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो मैंने अभी तो फिलहाल ऑटो पे ही रखा है। नीचे आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। और आप जैसे कि देख सकते हो अभी हेवी सनलाइट है, अभी अराउंड 4 बजे है, सनलाइट इतनी भी ज़्यादा हेवी नहीं है, तो भी डिस्प्ले थोड़ा थोड़ा कम दिखने लग गया है। म्यूज़िक मिल जाएगा, म्यूज़िक कंट्रोल कर लेता है अच्छे से, चालू बंद आगे पीछे सब कर लेता है। लैप टाइमर, उसके बाद में 0 to 60 और 0 to 10, सॉरी 0 to 60 और 0 to 100 का टॉप स्पीड का ट्रैकिंग मिल जाएगी। और फिर वापस से ओडो। और ऐसा कुछ इसका जो है इंफोटेनमेंट क्लस्टर का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडिकेटर का कंट्रोल, यहाँ पे हॉर्न, अपर डिपर और पास का यहाँ पे मिल जाएगा, इग्निशन स्टार्ट इंजन। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको
हज़ार्ड SOS का मिल जाएगा। SOS तभी काम करेगा जब आप फ्रंट फ़ोन से कनेक्ट करोगे। और फिर मैं बात करूँगा हीटिंग की। गाड़ी ज़्यादा हीट नहीं होती है। इसी को ऐसा ट्यून किया गया है कि थोड़ी थोड़ी देर में फ़ैन चालू होता रहेगा तो कूलिंग अच्छी से मिल जाएगी। फ़ैन ज़्यादा चालू होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कूलिंग मिलती रहती है गाड़ी को। अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलते हैं। पीछे का इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, आगे का जो ब्रेक है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आगे आपको वाइब्री का 2 पिस्टन कैलिपर मिल जाएगा और पीछे वैसे ही सेम आपको वाइब्री का सिंगल पिस्टन कैलिपर मिल जाएगा। एग्जॉस्ट की बात करें, एग्जॉस्ट इतना भी ज़्यादा लाउड नहीं है, डिसेंट एग्जॉस्ट है। मैं आपको चालू करके सुना देता हूँ। ऐसा कुछ आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। आगे आपको USD फोक्स मिल जाते हैं जिनका स्ट्रोक ट्रैवल है 120 mm। पीछे आपको गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे। और फिर बात करते हैं गियर शिफ्ट। गियर शिफ्ट तो नॉर्मली 1 डाउन, बाकी सब अप, बीच में न्यूट्रल। अब बचता क्या है, बचता है ओवरव्यू तो ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दिया। अब रिव्यू चालू करता हूँ। रिव्यू मैं बिल्ड से चालू करता हूँ। सबसे पहला, बिल्ड में पेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कौन सी भी गाड़ी लो, लाल लो, हरी लो या फिर ये ब्लैक पे, तो आपको और ज़्यादा मेंटेनेंस मिल जाएगा। इसका जो क्लियर कोट का लेयर है बहुत ही पतला है, उसकी वजह से आपको स्क्रैचेस जल्दी मिलने वाले हैं। पेंट फेड भी जल्दी होने वाला है अगर आप इसका ध्यान उतना ज़्यादा नहीं रखोगी तो। पेंट चिप ऑफ मेरा होना चालू हो गया था। पेंट चिप ऑफ मेरा यहाँ का हो गया था। ये जो है ये आता है पूरा मैट में, पर यहाँ का पेंट चिप ऑफ हो गया था। यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो आप। तो उन्होंने मुझे रिपेंट करके उसके ऊपर मुझसे बिना पूछे क्लियर कोट मार दिया और फिर ठीक है, मैंने कह दिया अभी उसको मैं टाल भी नहीं सकता था। दूसरा मेन पॉइंट, यहाँ पे को जो पेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ये हो गया था। मैंने उन्हें बताया पर उनने शोरूम में मुझे यहाँ पे निकला था, तो फिर यहाँ पे उनने मुझे थोड़ा सा टचअप करके दे दिया। फिर यहाँ पे जो है उनने कुछ किया ही नहीं। मैंने हीरो में कंप्लेंट डाली तो मुझे उन्होंने कमिटमेंट दिया कि वो चेंज करा के दी। और जस्ट नाउ अभी मैंने नोटिस किया है कि सस्पेंशन का भी पेंट चिप ऑफ हो गया है। सो आप अगर गाड़ी लेने जा रहे हो तो फिर समझ जाओ। और मेजर प्रॉब्लम मुझे आ रहा है चेन नॉइज़ का, यानी चेन नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है जब से मैंने सेकंड सर्विस की है। सेकंड सर्विस से पहले मुझे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे प्रॉब्लम सेकंड सर्विस से नॉर्मल आए थे। जो इंफोटेनमेंट में है, मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी आती है। यहाँ से मैं इजीली नीचे चले जा रहा हूँ ये दबा के, पर यहाँ से मुझे नीचे नहीं जा रहा था तो मुझे रिवर्स में जाके सब नीचे के ऑप्शंस सिलेक्ट करने मिल रहे थे। और दूसरी चीज़, ये जो विंकर है या ये लेफ़्ट साइड का जो इंडिकेटर है वो बीच में चालू होता था, बंद होता, चालू होता, बंद होता, तो उन्होंने मुझे वो ठीक करा के दे दिया, यानी रिप्लेस करा के दे दिया है वारंटी में। इस गाड़ी में वारंटी में मैं क्या क्या कराऊँ वो आप ही बताओ अभी। और दूसरी चीज़, आपको इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम मिलने वाला है। स्टेनलेस स्टील का बेंड पाइप ना तो दिया है, ना ही पूरा एग्जॉस्ट बॉक्स वगैरह दिया है। ये रस्टिंग आपका 100% होने ही होने वाला है। सो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। या तो आप इसके ऊपर डीजल वॉश करके इसको जो साइल मफलर का जो प्रोटेक्शन स्प्रे आता है वो मरवा सकते हो। दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। या फिर बेंड पाइप बदलवा लो, वही हो सकता है। अब बचता है गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, कैसा है, क्या है, ये सब चीज़ें मैंने ओवरव्यू तो दे दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी बताने हैं। मैं आपको गाड़ी पे जैसे ही मैं राइड करूँगा तभी आपको बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है सर्विस का, ये वो सब। और एक मुझे कमी लगती है गाड़ी में, वो है यहाँ पे उन्होंने जो है बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म दिए है। हालांकि बनाना स्विंग आर्म दे सकते थे जिससे गाड़ी की स्टेबिलिटी और भी अच्छी हो सकती है। अगर वो यहाँ पे मुझे डायमंड कट एलॉय नहीं देते तो भी मुझे चलता, बट बनाना स्विंग आर्म देने चाहिए थे। हाँ, बिल्ड में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पैनल गैप्स आपको 100% दिखने वाले हैं। थोड़े दिन बाद आने ही आने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीट के नीचे बहुत ज़्यादा गैप है, मेरा हाथ चला जा रहा है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गैप है, ये ओवरऑल गैप आ रहा है ऐसे ही। यहाँ पे भी, यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है। तो यहाँ से हाथ जा रहा था, यहाँ से कुछ भी नहीं, उंगली भी नहीं जा रही है।
सो आपको पैनल गैप दिख रही है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे भी पैनल गैप्स देख सकते हो, यहाँ पे भी फिटिंग अच्छी नहीं है। बहुत जगह पे दिखा सकता हूँ, अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको ऊपर ऊपर दिखा दिया। हाँ, ये जो डिकैल है किसी ने चाबी मार दी थी, सो लोग जलते हैं। और डिकैल भी अच्छा नहीं है, डिकैल भी यहाँ पे बबल होने लग गया था, तो उस पर पैर लग के या कुछ लग के फट गया है। पेंट आपको ब्लैक में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, वो ये बात तो सच्ची है। मैंने तो मेंटेनेंस रखा है, अभी 6 महीने 3 हफ्ते हो चुके हैं गाड़ी को, मैंने बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है। बट 2-2 महीने वाली जो गाड़ियाँ मैंने देखी है दूसरों की, वहाँ पे यहाँ का जो पूरा पेंट है वो पूरा निकल गया है। अभी यहाँ पे थोड़ा मेरा गीला हाथ लग गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेंट ये दिख रहा है, बट पेंट गाड़ी का अच्छा है और धूल की गाड़ी पे बहुत बैठी, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखा होगा। ये ब्रांडिंग आपको नहीं दिखती है, दूर से तो नहीं दिखेगी, लोग रुक रुक के पूछेंगे कि गाड़ी कहाँ से ली है, क्या ली है, पर पूरा वीडियो देखो फिर डिसीजन लो, लेनी है नहीं लेनी है। सस्पेंशन अच्छे है, सस्पेंशन जैसे हीरो है तो हीरो स्प्लेंडर वगैरह सभी की सस्पेंशन अच्छे, गाड़ी के सस्पेंशन अच्छे। हाँ, इस गाड़ी से आप सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर इस गाड़ी के लिए ये सस्पेंशन अच्छे है, जो उसका स्टिफनेस है या ये ऑफ रोड के लिए तो नहीं बनी है, तो उस हिसाब से सस्पेंशन अच्छे है। एग्जॉस्ट नोट मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा भी लाउड नहीं है और ज़्यादा भी गारंटी नहीं है, ठीक ठाक है, सारी गार्ड मिल जाएगा। हाँ, तो इतना सब कुछ है गाड़ी में। और मैंने और एक चीज़ नोटिस की है, जैसे मैंने आपको पेंट चिप ऑफ दिखाया, तो ये जो चीज़ है, मुझे थ्रोटल जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ लग रहा था, हार्ड लग रहा था। उनको बताया तो वो बोल रहे कि हाँ नहीं थ्रोटल वायर तो सही टेंशन है, सही प्ले है, सब है। और मैंने बताया उनको, तो फिर उन्होंने इसका प्ले बढ़ा के दिया था, जो मैंने बाद में ठीक सही कर दिया। तभी भी मेरा हार्ड ही जा रहा था, तो मैंने इसको खोल के यहाँ अंदर लुब्रिकेट किया है, और जब मैंने खोला तब मुझे थोड़ा अंदर भी पेंट निकला हुआ दिखा, तो एकदम हल्का सा थोड़ा सा रस्टिंग दिखा है। सो आप सोचो अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, गाड़ी अच्छी है मैं कहूँगा, पर कॉस्ट कटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हीरो को नुकसान भुगतना पड़ने वाला है। अभी मैं गाड़ी आपको चला के दिखाऊंगा, परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है क्या है बताऊंगा, फिर सर्विस के बारे में भी आपको हाँ वहीं पे बताऊंगा कि सर्विस में मुझे क्या प्रॉब्लम आया, क्या नहीं आया। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ के लिए मुझे 2 महीने रुकना पड़ा। एक 87 रुपीज़ की चीज़ के लिए मुझे 2 महीने रुकना पड़ा, क्योंकि मेरी वो चीज़ टूट गई थी, मुझे वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ा, ना कोई पिलियन बैठ सका गाड़ी पे। ये जो चीज़ है मेरी टूट गई थी, वो भी उन्होंने आधी अधूरी मंगाई है 2 महीने बाद भी। ये चीज़ मेरी टूट गई थी यहाँ से, तो मुझे वो रिप्लेस करवानी थी। मैंने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया था और 2 महीने बाद ये चीज़ आई है। सो आप सोचो अवेलेबिलिटी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी जो है वो कैसी है, और वो भी आधी अधूरी आई है, क्योंकि अब यहाँ इस साइड से देख सकते हो उसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो ठीक से चलता भी है, आवाज़ भी करता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग और बॉल मैकेनिज्म है लॉकिंग के लिए। यहाँ पे बॉल अटकता है तो वो लॉक हो जाता है। उन्होंने इसकी स्प्रिंग अंदर की नहीं मंगाई थी। सो उन्होंने क्या किया बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको बॉल दिख रहा होगा, नहीं मुझे पता नहीं। उन्होंने जो पेन होता है, जो अपना स्प्रिंग वाला पेन होता है, उसमें से स्प्रिंग निकाली है और इसमें डाली है, ताकि थोड़ा बहुत तो उसमें लॉकिंग हो जाए। सो अभी उनके पास भी स्प्रिंग नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि मुझे लॉकिंग तो चाहिए थी। हाँ, बाकी सब मैं आपको बता दूंगा गाड़ी पे बैठने के बाद में, परफॉर्मेंस सब दिखा दूंगा। हायर आरपीएम पे अच्छी है, वाइब्रेशंस अभी मुझे गाड़ी देने लग गई है। वो क्यों मैं आपको बताऊंगा। ये सब हीरो की जो आफ्टर सेल सर्विस है उसकी वजह से मुझे मेजर ये लगता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो 40% प्रॉब्लम्स है सर्विस अच्छे से नहीं हो रही है, इसलिए आ रहे हैं इंजन्स में, गाड़ी में, और बाकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है। सो दोस्तों, फाइनली मैं गाड़ी चलाने के लिए निकाल ली है, 2 दिन बाद निकाली है। आपको क्विकली मैं परफॉर्मेंस का जो है ये है दिखा देता हूँ। परफॉर्मेंस गाड़ी का कैसा है क्या है बता भी दूंगा। गाड़ी का जो क्विकनेस है भाई साहब, बहुत ही गजब क्विकनेस है। आप गाड़ी को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक भगा सकते हो, गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा भगा सकते हो। सस्पेंशन भी आपने देख लिया होगा कि इतने स्पीड पे मैंने बम्प्स आए हैं, सब आया है। गाड़ी की हैंडलिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। सो परफॉर्मेंस के बारे में तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आता है। बस परफॉर्मेंस ही इस गाड़ी
से नहीं चाहिए आपको, रिलायबिलिटी भी चाहिए, तो इंजन रिफाइनमेंट की जो चीज़ है वो भी आपको मिलनी चाहिए यहाँ पे। इसीलिए जो मेरा सजेशन है कि इंजन रिफाइनमेंट उतना गाड़ी का ये नहीं है कि जो आप सोच रहे हो, उतना तो इंजन रिफाइनमेंट नहीं है इस गाड़ी में। हाँ, केटीएम के साथ जो परफॉर्मेंस के लिए इसको कंपेयर किया जा रहा है वहाँ पे गाड़ी स्टैंड आउट करती है, बट इंजन रिफाइनमेंट नहीं है, इंजन वाइब्रेशन देने वाला है, 100% देगा ही देगा। क्योंकि जो इंजन वाइब्रेशंस है वो मुझे अभी अभी आने चालू हो गए सेकंड सर्विस के बाद में। सर्विस का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप इसका मज़ा लो। जो परफॉर्मेंस है गाड़ी का उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है, बट अगर इंजन ही रिलायबल नहीं रहा तो फिर आप क्या करोगे? ऐसा मुझे भी डाउट आता है, बट ओके, परफॉर्मेंस इज फाइन। इस परफॉर्मेंस को केटीएम से ज़्यादा भी नहीं कहा जा सकता और कम भी नहीं कहा जा सकता, उसी रेंज में है, उसी रेंज में आपको मिल जाएगा। बट दोनों के जो परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स है, जो स्पेसिफिकेशंस है, वो दोनों के सेम है। जो बीएचपी है, पावर है इंजन का, और टॉर्क है, वो दोनों का सेम ही है। जो बॉडी टू वेट रेशियो है, पावर टू वेट रेशियो है, वो दोनों का भी सेम है। सो यहाँ पे उसी तरह का परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाएगा। सो फिर परफॉर्मेंस के बारे में तो गाड़ी अच्छी है, बट सर्विस मिलनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस जो है। सो आफ्टर सेल सर्विस के बारे में आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा घटिया है। जो कह रहा हूँ वही वही सही है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा घटिया है। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं टाइमलाइन में बताता हूँ आपको, फर्स्ट सर्विस से लेके जो कुछ है वो सब। सो फर्स्ट सर्विस कमिंग टू 750 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके थे मेरे। समथिंग अराउंड 780 किलोमीटर्स हो गए थे, तो मैंने फर्स्ट सर्विस के लिए गाड़ी छोड़ दी थी, और वो मेरा पहले महीने में हो गया था। सो मैंने गाड़ी छोड़ दी। सो वहाँ पे मुझे ऑयल चेंज वो सब मिला। मेरा फर्स्ट सर्विस कुछ 1800 रुपये में हो गया, हाँ 1800 रुपये में हो गया था। वहाँ पे मुझे ऑयल के चार्जेस और चेन ल्यूब और क्लीनिंग के चार्जेस लगाए थे उनने, लेबर वगैरह कुछ नहीं लगाया था। कमिंग टू द पॉइंट, वहाँ पे सर्विस ठीक ठाक की थी, बट बट जो ऑयल चेंज वगैरह वो सब ठीक ठाक किया था, बट आपका जो आफ्टर सर्विस प्रोटोकॉल रहता है, गाड़ी वॉश करनी है, गाड़ी ठीक से पार्क करनी है, अलग पार्क करनी होती है, मतलब जो सर्विस हुई गाड़ियाँ है या फिर जो सर्विस नहीं हुई गाड़ियाँ है उनसे अलग पार्क करनी होती है। वहाँ पे उन उन लोगों ने क्या किया था मैं बताता हूँ। मेरी गाड़ी जो है अच्छे से वॉश नहीं की थी, रेनी सीज़न था। मैंने गाड़ी जैसे लेके गया था वैसे ही मेरी गाड़ी थी, वैसे ही मेरी गाड़ी पे थोड़ा बहुत कीचड़ था। और उसके बाद में जो कहते हैं कि चेन ल्यूब और चेन क्लीनर लगाया था, तो जो चेन ल्यूब था मेरे पूरे रिम पे चेन ल्यूब था, मेरे पूरे मड गार्ड पे चेन ल्यूब था, मेरे पूरे जो प्रोटेक्टर है ऊपर वाला उसके ऊपर चेन ल्यूब था, मतलब चारों जगह पे प्रोटेक्टर के ऊपर उन सब चीज़ों के ऊपर चेन ल्यूब उड़ा था, तो वो क्लीन नहीं हुआ था, मड वैसा ही था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरी गाड़ी ठीक से हैंडल नहीं की गई थी। मेरी गाड़ी जो है ऐसी पार्क की थी कि मेरा जो आगे का हेडलाइट है और मेरा जो ये है नंबर प्लेट है, वो दूसरे गाड़ी के ग्रैब रेल में टच हो रहा था, और मेरा नंबर प्लेट यहाँ पे आप देख सकते हो बेंड हो गया। सो उसकी वजह से मेरा ट्रस्ट उनके ऊपर ये हो गया था, मैंने उनके ऊपर वहाँ पे थोड़ा गाली गलौज भी कर दिया। और क्योंकि यार नई गाड़ी है, और आप लोग नई गाड़ी को, या फिर आप कह भी दो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी ली है आपसे, और आप लोग ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हो, ऐसी हैंडलिंग दे रहे हो, तो फिर वहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक हो गया था मेरा। फिर भी मुझे कोई ऑप्शन नहीं था आसपास दूसरा सर्विस के लिए, तो सेकंड सर्विस के लिए मैं वहीं पे गाड़ी ले गया था। सेकंड सर्विस के लिए मैंने गाड़ी छोड़ी, सेकंड सर्विस मुझे गाड़ी करा के दी, मैंने गाड़ी चलाई। गाड़ी 3 से 4 दिन चलाने के बाद में 5वें दिन मुझे गाड़ी झटके मारी, 3-4 हज़ार आरपीएम पे गाड़ी अटकी। यार मैं बोला ये क्या हो गया, सुबह सुबह में काम पे जा रहा था। तो फिर मैंने मैनेजर को कॉल किया उनके, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था वो उस वक्त मैनेजर ने मुझे नंबर शेयर कर दिया था, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करो, ये करो वो करो, ये सब फॉर्मेलिटीज़ की थी। मैंने कॉल किया, ये सब बताया, वो बोला ये टाइम पे आप लेके आ जाओ। मैं बोला अगर उस टाइम पे मुझे कन्वीनियंट होता है, मुझे काम नहीं होगा या फिर मैं खाली रहूँगा तो मैं आ जाऊँगा, या फिर मैं मेरे कन्वीनियंस से आ जाऊँगा। तभी मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आपके कन्वीनियंस से आ जाओ।
सो ये सब होने के बाद में मैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से गाड़ी को लेके गया। अब मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैं गाड़ी को लेके जाने के बाद में वहाँ पे होता ऐसा है कि वहाँ पे मैंने गाड़ी छोड़ दी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आए थे, वो प्रॉब्लम्स उनको बताए। उन्होंने गाड़ी वहाँ पे रख ली, बोले सर हमको टाइम लगेगा। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं रिटर्न घर पे आ गया। और फिर 2 दिन बाद मैं चला गया। 2 दिन बाद उन्होंने जो कुछ एडजस्टमेंट थी, व्हील अलाइनमेंट थी, वो सब किया था। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जब उनको पूछा सर क्या प्रॉब्लम था मुझे बताओ, तो उन्होंने कह दिया सर जो जिस टेक्नीशियन ने काम किया है वो टेक्नीशियन आज आया नहीं, तो हम भी नहीं बता सकते क्या हुआ है। मैनेजर बोलता है कि भाई साहब मेरा भी मैं भी नहीं था कल, तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या क्या हुआ है गाड़ी में, क्योंकि मैं नहीं था और टेक्नीशियन भी छुट्टी पे है। तो भाई साहब मैंने गाड़ी ट्रायल ली, ठीक ठाक लगा। फिर से जब मैं घर पे आया, उन्होंने जो चेन एडजस्टमेंट जो कुछ भी किया था, मेरा घर वहां से 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर में मेरी जो चेन थी वो नीचे जो मफलर का माउंटिंग है, जो एग्जॉस्ट बॉक्स का माउंटिंग है, उस माउंटिंग पे टच हो रही थी। यानी इस लेवल की मुझे सर्विस मिली है। और जो उन्होंने जो कुछ भी चेन के साथ किया उसके बाद में जो वाइब्रेशंस इंजन में चालू हो गए, वो बहुत ज़्यादा हो गए। मैं फिर से लेके गया, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये है। तो उन्होंने कहा हम कर देंगे। फिर वाइब्रेशंस का जब मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि वाइब्रेशंस आ रहे हैं क्योंकि आपकी जो गाड़ी है उसके जो फाउंडेशन बोल्ट्स है वो सब लूज हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो, बट मेरा डाउट ऐसा है कि चेन की वजह से जो वाइब्रेशंस है वो आ रही है। मैंने नोटिस किया, वैसे मैंने उनको बताया, बट उन्होंने डिनाई किया कि ये इसके वजह से नहीं है, ये है क्योंकि आपके फाउंडेशन बोल्ट्स लूज हो गए। अब फाउंडेशन बोल्ट्स लूज होने के बाद में उसके लिए भी प्रोटोकॉल होता है। अगर आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जा रहे हो तो प्रोटोकॉल ऐसा है कि आपको फाउंडेशन बोल्ट्स जो है वो टॉर्क रेंच यूज़ करके ही टाइट करने हैं। टॉर्क रेंच का जो गाइडेंस है उसी हिसाब से, जो 90 डिग्री या 45 डिग्री पे कितना टॉर्क लगाना है उसी हिसाब से आपको ये करना होता है। बट वहाँ पे किसी भी टॉर्क रेंज का यूज़ नहीं किया गया था। वहाँ पे उन्होंने बस ये किया कि भाई हाँ ये करते हैं कि उन्होंने सादा फ्रेंच ले लिया और फिर उससे टाइट करना शुरू कर दिया। तो मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल ली और उसके बाद में फिर मैं निकल आया भाई। कंप्लेंट मैंने रजिस्टर कर दी। तो हीरो की तरफ से मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला। जो कस्टमर कंप्लेंट का जो इनका डिपार्टमेंट है वहाँ पे से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो मैंने हीरो में कॉल किया। हीरो में कॉल होने के बाद में उन्होंने मुझे कहा सर आप गाड़ी लेके आइए, मैं पर्सनली देखता हूँ। जो उनका एडवाइज़र था या फिर जो हीरो की तरफ से बंदा था, वो बोला कि मैं पर्सनली देखता हूँ सर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और फिर उसने देखा, उसने कहा हाँ सर वाइब्रेशंस है। उसने मुझे सजेस्ट किया कि सर इस वर्कशॉप में मत कराइए, यहाँ से 20 किलोमीटर एक वर्कशॉप है वहाँ पे कराइए, क्योंकि वो प्रीमिया का है। तो फिर मैं वहाँ पे जाके सर्विस कराया, या फिर वहाँ पे जाके मैंने जो कुछ है प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि आपकी जो चेन थी वो आपके जो प्रीवियस सर्विस सेंटर में आपने जहाँ पे सर्विस की उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइट कर दी थी। चेन उन्होंने ज़्यादा टाइट कर दी, मुझे प्रॉब्लम सहने पड़े, मुझे वाइब्रेशन सहने पड़ रहे हैं। हाँ, जब से मैं वहाँ पे लेके गया था तब से वाइब्रेशंस कम हो गए, इंजन पे जो लोड आ रहा था वो सब कम हो गया है। पर वाइब्रेशंस है, चेन का नॉइज़ है अभी भी। आई गेस चेन में कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है वो उस फेज़ में ही। सो उसकी वजह से नॉइज़ और वाइब्रेशंस आ रहे हैं। सो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है। और ये वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, पर हो जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बताना ही पड़ेगा क्या रहा है क्या नहीं। सो मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि अगर आप ले रहे हो गाड़ी तो फिर ये सब कंसीडर करके लेना कि आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसे मिल रही है, या फिर गाड़ी पूरी देख के लेना। कहीं पे पेंट चिपिंग ऑफ, या फिर कहीं पे पेंट बबल, या फिर कहीं पे लूज कुछ है या फिर कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें देख के लेना। सो आपका वो जो मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ है वो बच जाएगा। और फिर सर्विस सेंटर एक अच्छा चुनना जहाँ पे अच्छी सर्विस आपको मिले, गाड़ी को अच्छी हैंडलिंग दी जाए, क्योंकि इन गाड़ियों में यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इतना ही था वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे रिव्यूज़ आएंगे। मैं बहुत सारी गाड़ियों के रिव्यूज़ अभी लाने वाला हूँ, और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ गाड़ियों के, या फिर आपको मेंटेनेंस ये सब चीज़ें भी मैं कवर करने वाला हूँ चैनल पे। तो फिर
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और कुछ डाउट हो या फिर इस गाड़ी के बारे में और कुछ हो तो फिर कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना।